तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले वाकई कमाल कर दिया नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक चैंपियन, गोल्ड मेडल और अब वर्ल्ड चैंपियन। तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस कल, तिरंगा शान से लहराया। और ये खिलाड़ी गजब का है। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ क्रिकेट और बाकी चीज़ों में उलझे रहते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने आकर दिखाया कि कैसे इस भाला फेंक, इस कंपटीशन में भी क्या कुछ किया जा सकता है। और एक साथ ओलंपिक जीतना और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, कमाल की बात है। तो पूरे क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को बधाई। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी को जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इससे मेरा बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा है। मेरी अपनी रिपोर्टिंग के करियर की शुरुआत थी ये लगभग टीवी की अगर बात करूँ। मधुमिता हत्याकांड, लखनऊ का, लखनऊ में एक जगह पेपर मिल कॉलोनी, वहाँ पर एक कवित्री जो कविता पढ़ती थी, वो भी वीर रस यानी देशभक्ति के, और उसे गोली मारी गई थी। ये कहानी मैंने डिटेल में आपको सुनाई है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें उस वक्त जब ये कत्ल हुआ, ये मर्डर हुआ, तब बीएसपी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी और अमरमणि त्रिपाठी कैबिनेट मिनिस्टर। अमरमणि त्रिपाठी का कुल इतिहास ये है कि वो बेहद शातिर पॉलिटिशियन, उन्हें पता है कि कौन सी पार्टी कब सत्ता में आएगी, तो हर पार्टी से बना कर रखना है, चाहे वो बीएसपी हो या एसपी हो या बीजेपी हो। हर एक सरकार किसी की भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर सरकार में वो मंत्री, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। क्योंकि जिस नौतनवा महाराजगंज के कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव लड़ता, 6 बार एमएलए या विधायक रहा, बाहुबली नेता, धौंस अच्छी खासी। तो चुनाव में हमेशा जीत, और फिर पार्टी किसी की भी हो, सरकार में शामिल हो जाना। तो यही अमरमणि त्रिपाठी, फ्राइडे को अभी 3 दिन पहले इनको रिहा करने का हुक्म आया यूपी शासन की तरफ से। उसकी एक कॉपी भी है जो जेलर को लिखा गया है। मुझे लगता है अपने देश के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा कैदी है उम्र कैद की जिसे सज़ा मिली है, जिसकी रिहाई का परवाना जेल में नहीं बल्कि उसे अस्पताल में दिया गया। और ये पहला ऐसा कैदी है उम्र कैद जिसको मिली है जो जेल से नहीं, अस्पताल से रिहा होगा। और इसी जेल और अस्पताल के बीच की रहस्य में भरी ये कहानी है अमरमणि त्रिपाठी की। इसीलिए आज मैंने ये नाम भी रखा था कि अजब उम्र कैद की गजब रिहाई की कहानी है। जब पूरी कहानी सुन लेंगे आप, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हमारा सिस्टम कैसा है। क्या सच में इंसाफ, कानून, सज़ा, जेल, ये सारी चीज़ें सभी के लिए बराबर है, या अमीरों के लिए अलग हैं, गरीबों के लिए अलग हैं, ताकतवर के लिए अलग है, कमज़ोरों के लिए अलग है? तो पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, उसका फैसला आप ही कीजिएगा। 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल इलाके में मधुमिता शुक्ला को गोली मारी जाती है। मामले की तफ्तीश होती है। मधुमिता के घर वाले इसके बाद एक एफआईआर लिखाते हैं। इस एफआईआर में नाम लिखाते हैं उस वक्त के ताकतवर मिनिस्टर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का। अब ये खबर जब आती है तो खबर अचानक हाईलाइट हो जाती है कि एक महिला कवित्री का कत्ल और एक मंत्री का नाम। अब इत्तेफाक से मैं भी दिल्ली से लखनऊ भागता हूँ, लखीमपुर भी जाता हूँ जहाँ पे मधुमिता रहने वाली थी, जहाँ की। 20 दिन बीत जाते हैं। पहले यूपी पुलिस, फिर खाना पूर्ति के लिए यूपी की एक पुलिस का एक डिपार्टमेंट है सीबीसीआईडी कहते हैं, जिसको ठंडे बस्ते में डालता हूँ, उनको दे दो ये केस। तो उनको दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। खुलेआम एफआईआर दर्ज है, सारे नाम आ रहे हैं, कहानी आ गई सामने, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कहानी ये आई थी उस वक्त कि मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के बीच दोस्ती हुई। उसके बाद जहाँ भी वो किसी कवि सम्मेलन में जाती, वहाँ पे अमरमणि भी होते, दोनों मिलते, दोनों लखनऊ से बाहर भी गए और दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों के बीच संबंध हो गए। मधुमिता अब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब वो शादी के लिए कहने लगी। इधर जो अमरमणि की पत्नी थी मधुमणि, उनको लगा कि अगर शादी हो गई तो फिर उसका पूरा हक देना पड़ेगा। तो फिर साजिश बुनी गई और इसके बाद कुछ शूटर तैयार किए गए और फिर जाकर पेपर मिल कॉलोनी में मधु जो को गोली मार दी गई, मधुमिता शुक्ला को।
तो ये सारी चीज़ें थी। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें 7 महीने की प्रेगनेंसी की बात भी आ गई थी। घर वालों ने एफआईआर लिखा, उसमें अमरमणि और उनकी पत्नी का नाम। 20 दिन के बाद आखिरकार फैमिली ने इस मामले, जब उन्हें लगा कि यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तो सीबीआई जांच की मांग की। इत्तेफाक से 19वें दिन जब ये सारी चीज़ें हो गई थी और मैं लखनऊ से लखीमपुर में था इसी स्टोरी को कवर करने के लिए। 19वें दिन की बात है ये। मैं घर पे था और ये था कि वो लोग, चूँकि एक परिवार जिसकी एक बेटी का कत्ल हुआ है, उनकी हालत आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं बातचीत कर रहा था। इस परिवार में मधुमिता के 3 लोग थे, एक उसकी छोटी बहन, माँ और एक भाई। तो ये था कि वो शिकायत कर रही थी कैमरे पर कि कोई पुलिस हमारी सुन रही, वो ताकतवर है, इंसाफ तो मिलेगा नहीं। तो कैसे मिलेगा? तो फिर उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमें उम्मीद है सीबीआई शायद इस मामले में कुछ करे, हमारी मदद। तो मैंने कहा आप सीबीआई को एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो उन्हें ये पता नहीं था कि सीबीआई की मेल आईडी क्या है या कैसे लिखते हैं। मुझे चूँकि जानकारी थी, मैंने कहा कि इस तरह से लिखते हैं कि आप अपनी बिहाफ पे लिखिए कि आपको इस मामले में इंसाफ चाहिए और इसके लिए हम चाहते हैं कि राज्य के अलावा, पुलिस के अलावा सीबीआई मामले की जांच करे, वो ना करें। तो इत्तेफाक से ये सारा मजमून मैंने उन्हें लिख के दिया। उनको मैंने सारी वो भी दी, सीबीआई के डायरेक्टर और ये जो भी मेल आईडी, फिर लखनऊ में सीएम ऑफिस और ये सारी। उसके बाद जाकर उनके भाई ने ये मेल कर दिया सभी को। अगले दिन दोपहर को, 20वें दिन, मुख्यमंत्री मायावती के पास भी ये पहुंच गया, मिल गया। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दोपहर को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि चूंकि मधुमिता शुक्ला के परिवार वाले चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, तो इसलिए राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करती है। सीबीआई को सौंपने की सिफारिश अगर किसी स्टेट में कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ की होम मिनिस्टर या फिर जो चीफ मिनिस्टर, उन्हीं को अधिकार है। सीबीआई बहुत कम डायरेक्ट किसी मामले में घुसती है या कहती है हमें ही जांच चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी ज़रूरी होती है कुछ खास चीज़ों को छोड़कर। तो यहाँ पर अब मायावती ने कर दिया। इसके बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई और सीबीआई की जांच के बाद जो शुरुआती सबूत मिले, उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी, फिर उनकी पत्नी मधुमणि और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो शूटर भी शामिल था। अब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर ये शिकायत आई कि अब इस परिवार को धमकाने का काम शुरू हो गया। तो फिर कोर्ट गई भागती हुई इस परिवार मधुमिता की। तो वहाँ जब वो गए तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि इस मामले की सुनवाई, इस केस की सुनवाई लखनऊ में नहीं होगी, बल्कि लखनऊ के बाहर होगी। तो कहाँ होगी? तो उन्होंने कहा उत्तराखंड में होगी। तब कोर्ट ने आदेश दे दिया ताकि अपना असर जो है, धमकी और धौंस, वो यहाँ से उत्तराखंड तक न चले। तो अब मामले की जांच जो है वो उत्तराखंड में होगी। अब उत्तराखंड के देहरादून के सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 2007 आ गया, 2003 में ही हुआ था। 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद जो देहरादून की सेशन कोर्ट है, यानी कि निचली अदालत, उसने अपना फैसला सुनाया 24 अक्टूबर 2007, 24 अक्टूबर 2007 को। और फैसला ये था कि अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और जो 3 और शूटर थे, उसमें एक इनका भांजा, इन 5 को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अब ये 5 को उम्र कैद की सज़ा, इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। हरिद्वार में एक रोशनाबाद जेल है, वहाँ इनको कैद कर दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील की इस फैसले के खिलाफ। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा उम्र कैद। फिर इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, उम्र कैद बराबर थी। अब ये सारी कवायद में 2012 आ गया। अब यहाँ से एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो कानून, इंसाफ, जेल, इन सारी चीज़ों को एक तरह से ठेंगे पर रख दिया गया। हुआ ये कि एक कोर्ट का फैसला था कि मामला यूपी में नहीं बल्कि उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड की जेल में दोनों बंद। 2012 में बड़ी खामोशी से और अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने जेल का तबादला करवा दिया। न सिर्फ जेल का बल्कि राज्य का। वो अब हरिद्वार के उस रोशनाबाद जेल से सीधे पहुंच गया गोरखपुर जेल। उससे पहले उसकी बीवी मधुमणि, वो भी गोरखपुर जेल पहुंच चुके थे।
अब दोनों पति पत्नी उत्तराखंड से निकलकर गोरखपुर जेल पहुंच गए। चलिए यहाँ तक भी कोई बात नहीं। जिस गोरखपुर जेल में ये दोनों बंद थे, वहाँ से इनका इलाका, जो महाराजगंज का 99वां इलाका है, जो इनकी विधानसभा सीट है, उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। तो एक तरह से दोनों अपने घर के नज़दीक एक जेल में रह रहे हैं। यहाँ तक भी ठीक है कि कम से कम जेल में रह रहा है। उम्र कैद है तो चलो यार, उम्र कैद अपने घर के पास काट लो, इसमें किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन मार्च 2012 में अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर पहुँचते हैं और अभी तक अगर आप देखें 12, इससे पहले 3 में वो अरेस्ट हो चुका, तो करीब 7 साल। इन 7 सालों में मियाँ बीवी दोनों फिट, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन गोरखपुर जेल पहुंचते ही अगले साल भर के अंदर अंदर, बल्कि अगले 10-11 महीने में, अब दोनों बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले अमरमणि त्रिपाठी 13 मार्च 2013 को गोरखपुर के जेल से, एक अस्पताल है सरकारी BRD अस्पताल, जो जेल से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 13 मार्च 2013 को, यानी कि जेल आए हुए साल भर के अंदर अंदर अमरमणि बीमार पड़ जाते हैं और इस जेल से निकलकर BRD अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ भी उनकी पत्नी मधुमणि उनसे पहले इसी BRD अस्पताल में जाकर एडमिट हो चुकी थी। अब दोनों पति पत्नी अस्पताल में, दुनिया के अब पता ही नहीं, सब यही मान रहे हैं, अदालत भी यही है कि दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई, जेल में होंगे, लेकिन पता ही नहीं। बीच में कुछ लोगों की नज़र पड़ी कि अरे यार, अमरमणि यहाँ BRD अस्पताल में, फिर पत्नी, फिर मीडिया की भी नज़र पड़ी, फिर जो परिवार है मधुमती का, उसकी बहन निधि शुक्ला को पता चला, वो लोग कोर्ट गए। अब हुआ ये कि 2013 से आज हम 2023 में हैं और आज की डेट, आज है 28 अगस्त। आज इस वक्त तक भी अमरमणि उसी BRD अस्पताल में। पिछले 10 सालों में से सिर्फ चंद मौकों पर 16 महीने के लिए अमरमणि और उनकी पत्नी गोरखपुर जेल में रहे। बाकी 10 सालों में 8.5 साल तक दोनों BRD अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में रहे, जो 2nd फ्लोर पर है, बीमार होने के नाम पर। हिंदुस्तान में, शायद अपने देश में, ऐसा कोई दूसरा मिसाल नहीं होगा जिसमें उम्र कैद की सज़ा पाए हुए कैदी को, जिसे पिछले 10 सालों में 8.5 साल तो जेल से बाहर रहा, 8.5 को भी हटा दीजिए, 10 का, 2021 से 2023 आज अगस्त का महीना, पिछले 2 सालों से लगातार दोनों BRD अस्पताल में हैं। इन 2 सालों में, यानी 24 महीने में, एक रात के लिए भी दोनों जेल नहीं गए। ये दुनिया, ये कहें अपने देश के पहले ऐसे दोनों कैदी होंगे उम्र कैद की सज़ा पाए हुए, जिनकी रिहाई का परवाना अस्पताल में पहुंचा, जिनकी रिहाई अस्पताल से होगी और उम्र कैद की सज़ा है। अब ये सब क्यों और कैसे? तो इस कहानी के पीछे की कहानी समझ लीजिए। जो BRD अस्पताल है, ये एक सरकारी अस्पताल है और इसी अस्पताल में एक 2nd फ्लोर पे प्राइवेट वार्ड है। इस प्राइवेट वार्ड में 32 कमरे हैं और इन्हीं में से एक कमरा नंबर है 16। 2013 में पहली बार दोनों मियाँ बीवी बारी बारी से इस अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाते हैं। अब इनका इलाज हो रहा है। अब कोई अस्पताल जाए, एडमिट हो, तो बीमारी का भी तो पता चलना चाहिए। इनकी बीमारी एक राज, किसी को पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। अब इतने लंबे वक्त तक ये अस्पताल में रहे कि जो 16 नंबर रूम था इनका, अब चूंकि परमानेंट एड्रेस हो गया वो अमरमणि एंड मधुमणि, तो 16 नंबर को ही मिटा दिया गया। अब वहाँ पे जो कमरे ऐसे शुरू होते हैं वार्ड नंबर पे 14, 15, 17, 16 गायब, क्योंकि 16 नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है, बार बार नया पेशेंट तो कोई आएगा नहीं, इन दोनों का परमानेंट है। अब वहाँ पे कहने को पुलिस भी है और वहाँ पे इनके अपने सारे गुर्गे, और सवाल नहीं है कि आप जाकर कैमरा खोल लीजिए और शूट कर लीजिए इनको, उनके तमाम लड़के हैं, आपकी अच्छी खातिरदारी कर देंगे। तो अब दोनों वहीं 2015 में ये मुद्दा उठा और मधुमिता की सिस्टर निधि शुक्ला कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने इसी BRD अस्पताल के हेड और बाकी लोगों को एक लेटर भेजा और कहा कि आप
हमें अमरमणि और उनकी वाइफ की बीमारी की डिटेल बताइए और क्या इलाज चल रहा वो बताइए। अस्पताल ने जवाब ही नहीं दिया कोर्ट को, तो कोर्ट को भी ऐसे ही रख लिया। अब फिर पहुंची ये निधि, तो पता चला कि जज को गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये तो अदालत का मानना है, हमने तुमसे पूछा, रिपोर्ट मांगी, तुमने दी नहीं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। 3 लोग इस बीआरडी अस्पताल के, जो वहाँ के मेन प्रिंसिपल थे और जिन डॉक्टर के अंडर में ये इलाज चला था अमरमणि का, और एक और 3 लोगों को कहा कि इनको फ़ौरन यहाँ से हटा दीजिए, और वो 3 को हटा दिया गया, नए 3 आ गए। फिर भी अदालत को अमरमणि की बीमारी की डिटेल और इलाज क्या हो रहा नहीं बताया गया। 1-2 और मामलों में ऐसी कोर्ट ने पूछा, नहीं बताया गया। आप रसूख और असर देखिए कि एक बार अमरमणि त्रिपाठी की बेटी की सगाई तय हुई, और ये सगाई थी दिल्ली में, और ये सगाई थी 2019 में, 17th-19 को दिल्ली में होनी थी। अमरमणि ने पेरोल के लिए अप्लाई किया कि बेटी की सगाई है, जाना है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब 17 को सगाई है, 2019 की बात है, 17 फरवरी को सगाई होनी। 16 फरवरी को अचानक जिस बीआरडी अस्पताल में अमरमणि भर्ती है, उनके डॉक्टर इनकी तबीयत को बड़ी सीरियस बताते हैं और सीधे दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। 16 फरवरी को रेफ़र किया जाता है, 17 फरवरी को दिल्ली में सगाई है। कोर्ट मना कर चुका है। बाकी आप समझदार हैं कि ठीक उसी शहर में कैसे रेफ़र कर दिया गया जहाँ पे सगाई है, और इससे पहले कभी ऐसा कोई रेफ़र नहीं की। जाओ, अब यहाँ तक तो बात आ गई। अब असली चीज़, ये रिहा कैसे हो और रिहाई कैसे, जबकि उम्र कैद की सज़ा आप सब सुनना चाहते हो या समझना चाहते हो। यूपी और हर स्टेट की सरकार की अपनी एक उनके पास पावर है कि कोई भी कैदी एक तय वक्त से ज़्यादा तक अगर जेल में रहे और जेल में उसके अच्छे चाल चलन बर्ताव हो तो उसको रिहा किया जा सकता है। तो उसी कानून के तहत यूपी सरकार ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुआ कि जिन लोगों ने अपनी उम्र का एक हिस्सा काट लिया है और उनका ठीक ठाक चलन है, तो उसको रिहा कर दिया जाए। अब इसके 2 तस्वीर हैं। पहला देखिए, यूपी सरकार का जो आदेश आया उसमें लिखा हुआ है कि अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक, ये लास्ट ईयर की बात है, 22 नवंबर 22 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काट लिए। 20 ईयर 1 मंथ एंड 90 डेज, तो 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काट लिया, और उनके जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए अब रिहा कर दिया जाए। अब ये मैंने इसलिए पढ़ाया, यूपी शासन का आदेश है और इसमें लिखा हुआ है कि 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे हैं। अब आपको दूसरा हिसाब ये है कि 2003 से 2012 तक अमरमणि और उनकी पत्नी उत्तराखंड की जेल में रहे, तो ये हो गया 9 साल। 2012 में ये आते हैं और फिर 13 से लेके आज 23 तक, मतलब पिछले 10 सालों से ये अस्पताल में है, और इस दौरान में सिर्फ 16 महीने के लिए ये जेल में रहे। बाकी 8.5 साल पिछले 10 सालों में दोनों अस्पताल में रहे। तो उधर 9 साल और 8.5 बल्कि 16 महीने, तो लगभग 10 साढ़े 10 साल उम्र कैद की सज़ा हुई है। अगर 14 साल भी ले लीजिए तो यहाँ 14 भी नहीं हो रहे हैं। 60% सज़ा तो इसने जेल के बाहर ही काटी, अस्पताल में। तो फिर ये 20 साल और 1 महीना और 19 दिन कैसे हुए? अब दूसरा आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। ये यूपी सरकार का ये आंकड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में इसी साल मई में दिया गया है। वो ये है कि सिर्फ यूपी में इस साल अभी तक जिन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई है उनकी कुल तादाद है 15,771। यूपी में इस वक्त उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कैदियों का जो नंबर है वो है 15,771। अब इसमें से 1958 यानी 1958 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने अपने उम्र कैद में से 14 साल से ज़्यादा काट लिए, लेकिन ये सब जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई माँ बाप नहीं है, इनका कोई रसूख नहीं है, इनका कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। तो करीब 2000 कैदी 14 साल से ज़्यादा काट चुके हैं लेकिन अब भी जेल में हैं। 15,771 कैदी
पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ उम्र कैद में से पिछले सिर्फ 10 सालों में ही 8.5 साल जेल के बाहर अस्पताल में काटने वाले को रिहाई दे दी गई। अब रिहाई बताया गया क्योंकि इतने दिन काटे और आचरण। अब उससे बड़ी बात कि आखिर ऐसा क्या है, कौन सी बीमारी थी जो इतना लंबा वक्त तक रहना पड़ा, और मतलब उस बीमारी के बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो बीमारी को लेकर आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, बीआरडी अस्पताल, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो छन छन कर बाहर खबर आई कि क्या बीमारी है ऐसी, तो वो बीमारी भी सुन लीजिए कि क्या क्या है। कहते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी की जो बीमारी है, एक उनकी मानसिक रूप से बीमारी है। पहला क्या है कि उन्हें नींद नहीं आती है, और जब नींद आती है तो डरावने सपने आते हैं। ये बीमारी है। दोनों पैर में सूजन है, दांत में तकलीफ है, और साथ ही दिल में भी कुछ गड़बड़ है, दिल की भी बीमारी है। तो मतलब नींद नहीं आना, सपने आना बुरे बुरे और डरावने, पैरों में सूजन, दांत में कुछ पेन, और थोड़ा दिल से रिलेटेड भी बीमारी। ये अमरमणि त्रिपाठी की बीमारी का रिपोर्ट कार्ड। उनकी वाइफ मधुमणि की बीमारी, गठिया की शिकायत है, कमर और घुटनों में दर्द रहता है, सर्वाइकल भी है, और न्यूरो विभाग में इलाज चल रहा है। आपको ये दोनों बीमारियां बता दी। अब आइए कि हो सकता है इसमें से कुछ रिपोर्ट गलत भी कही, हो सकता है कहते हैं कि नहीं गलत है, उसके ऊपर आते हैं। जब भी कोई सजा याफ्ता कैदी होता है, जैसे उम्र कैद जिसको हो गई, अब कैदी भी तो इंसान है, इंसान को कभी भी कोई बीमारी हो सकती है। तो ऐसे कैदियों को जब बीमार पड़ता है तो जेल का नियम ये है कि सबसे पहले जो जेल के अंदर इलाज करो, अगर उससे ठीक ठाक नहीं हो रहा तो फिर जेल के साथ जो अस्पताल आपके एफिलेटेड है, आपको वहाँ भेजा जाएगा। जैसे तिहाड़ है, तिहाड़ के हर कैदी एक डीडीओ अस्पताल है, वहीं जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। लेकिन अब बीमारी ज़्यादा संगीन है और डीडीओ अस्पताल उसका इलाज करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर ये होता है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। उस बोर्ड में बहुत सारे डॉक्टरों की टीम होती है। वो टीम उस कैदी के पूरे बीमारी की जो चीज़ें हैं वो उसको एग्ज़ामिन करती है कि इसे क्या क्या बीमारी है, और फिर वो ये तय करती है मेडिकल बोर्ड कि इस कैदी का सबसे सही इलाज कहाँ हो सकता है और इसको कहाँ भेजना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इसको एम्स भेजना है दिल्ली के, तो ये मेडिकल बोर्ड सिफारिश करेगी, और उस मेडिकल बोर्ड की सिफारिश को देश की अदालत भी मानेगी। तो एक मेडिकल बोर्ड है जो हर कैदी जो लंबे सज़ा झेल रहा है उसकी बीमारी के लिए कि भैया इसका क्या इलाज है, कहाँ इलाज है, कब तक इलाज है, मेडिकल बोर्ड करेगा। ये तो नियम हो गया। अब इस नियम की कैसे धज्जियाँ उड़ती हैं वो भी सुनिए। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को लेकर आज तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा। जितने भी फैसले लिए वो बीआरडी अस्पताल ने खुद लिए, उसके डॉक्टरों ने खुद लिए। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट तक को उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी कि क्या बीमारी है और क्या इलाज है, और उस पर 3 लोगों को हटा दिया गया। उसके बावजूद भी अस्पताल नहीं सुधरा। तो आज भी कि भाई अगर 10 साल में 8.5 साल आप जेल के बाहर अस्पताल में रह रहे हो, तो बताओ तो सही बीमारी क्या और इलाज क्या है। तो आपको बीमारी जो आई खबर वो तो मैंने बता दी, लेकिन आज भी कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठी जो अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की सही में बीमारी क्या है, और सचमुच अगर कोई इस तरह की बीमारी है तो बेहतर इलाज, अगर 8.5 साल से वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो बीआरडी अस्पताल पर भी उंगली उठती है कि तुम्हारा इलाज ठीक नहीं है, तुम्हारे डॉक्टर ठीक नहीं, वो किसी अच्छे अस्पताल में भेजते, अब तक फिट हो जाते, वापस जेल आ जाते। लेकिन अगर 8.5 साल में भी बीमारी नहीं गई और इस लायक नहीं है कि वो जेल में रहें, तो ये उस अस्पताल की क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज तक मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बैठा, और मेडिकल बोर्ड की सिफारिश क्यों नहीं मानी गई, ताकि सच्चाई आती। मेडिकल बोर्ड से ये होता कि वो सारी बीमारियां सच सच सामने पता चलती हैं, अब तक क्या इलाज हुआ ये भी पता चलता, लेकिन कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि एक बीच में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसी बीआरडी अस्पताल में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी कुछ साल पहले। आप लोगों ने टीवी पर वो खबर देखी होगी। तो अब वहाँ ऑक्सीजन को लेके इतना बड़ा हादसा हुआ, तमाम नेशनल मीडिया पहुँच गई, दिल्ली से भी टीमें पहुँच गई। इत्तेफाक से जब ये हादसा हुआ और ये टीमें पहुँचने लगी, अमरमणि अपनी पत्नी के साथ इसी बीआरडी अस्पताल में जेल की बजाय वहीं अपने प्राइवेट वार्ड में आराम से रह रहे थे। जैसे ही पता चला कि पूरे देश की मीडिया यहाँ आ गई है,
तो अब उन्हें लगा कि यार मीडिया आ गई, अगर कहीं मैं भी कैमरे में कैद हो गया, जेल की जगह अस्पताल में दिखाते हुए लोग दिखाते तो मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं आनन फानन में उन्होंने अस्पताल खाली कर दिया और सीधे जेल पहुंच गए। उसका जब ये मामला जैसे ही ठंडा हुआ, मीडिया लौट गई वापस, ये फिर उसी वार्ड नंबर 16 बीआरडी अस्पताल पहुंच गए पत्नी के साथ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे बड़ा कमाल देखिए, फ्राइडे को इसी गोरखपुर जेल के जेलर अमरमणि त्रिपाठी के बेटे के साथ उनकी रिहाई का परवाना जो जारी किया जाता है कि अब आप कैदी नहीं, आपको रिहा किया जा रहा है, लेकर इसी बीआरडी अस्पताल के रूम नंबर 16 में पहुंचते हैं और जाके अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को देते हैं और कहते हैं कि शासन ने आप दोनों की अब आगे की सज़ा माफ़ कर दी है आपके अच्छे आचरण की वजह से, इसलिए अब आप आज से रिहा हैं, आज से आज़ाद हैं। ये फ्राइडे की बात है। आज मंडे है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में दोनों मियाँ बीवी अस्पताल से बाहर नहीं आए, उसी वार्ड में वहीं हैं। अब पूछे कि आज़ादी मिल गई तो क्यों नहीं आ रहे? तो जो हमारे रिपोर्टर के तमाम सोर्सेज हैं उनकी खबर ये है कि वो बाहर आएंगे। उनके इलाके में, गांव में अभी से जश्न शुरू हो गया, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अब वो बाहर आएँ और जश्न में शामिल हो जाएं, फूल मालाओं से स्वागत हो, कुछ भाषण हो, नारेबाजी हो, तो फिर कैमरे की निगाह भी होगी, कैमरा कैद भी कर लेगा। फिर ये होगा कि अरे यार ये तो दोनों फिट हैं, हट्टे कट्टे हैं। तो जब ये होगा कि फिट हैं और हट्टे कट्टे हैं तो फिर 8.5 साल तक जेल से बाहर अस्पताल में क्यों थे? अब इनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है, क्योंकि रिहाई के खिलाफ मधुमिता का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से तो मना किया, लेकिन यूपी सरकार से 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब अगर उस रिपोर्ट के साथ इनकी मेडिकल रिपोर्ट और फिटनेस वाली सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई, रख दी गई, तो जाहिर है कि रिहाई वाली बात तो नहीं, लेकिन ये जो है कि ये 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में रहे, बल्कि उसका उल्टा ही है कि इन्होंने 60% जेल से बाहर ही काटे हैं, वो अड़ंगा डाल देगा और हो सकता है कि फिर वापस जेल भेजना पड़े। तो इसीलिए ये पहला मामला है जिसमें रिहाई हो चुकी है, लेकिन जहां वो अब तक अपनी सज़ा जिस अस्पताल में बैठकर काट रहे हैं उस अस्पताल से बाहर निकलने को राज़ी नहीं है। दूसरी खबर ये भी है कि शायद वो उस अस्पताल से रिहा ना हो। डॉक्टरों को भी ये है कि भैया हमारे ऊपर भी आँच आ जाएगी कि हम इतने साल से तुम्हारा किस चीज़ का इलाज कर रहे थे, तो आप किसी अच्छे नामी अस्पताल में चले जाओ और आप वहाँ से डिस्चार्ज हो, ताकि उस अस्पताल के मत्थे चढ़े हम तो बच जाए और उस अस्पताल पे कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि वो इतने सालों तक तो आप उसके पास थे नहीं। अब तो रिहा हो, आप किसी भी अस्पताल में जाने के लिए आज़ाद हो, तो क्या पता वो दिल्ली के एम्स पहुँच जाए, माना हुआ सरकारी अस्पताल, तो फिर वहाँ से अपनी रिहाई दिखाएं। तो इसीलिए रिहाई का परवाना हाथ में लेने के बावजूद दोनों अभी रिहा नहीं हो रहे, बल्कि वही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, अब आपके सामने पूरी तस्वीर रख दी मैंने। उम्र कैद में से एक दूसरे स्टेट के जेल में जाना, जेल बदलवाना, अपने इलाके का जेल, फिर जेल में आने के बाद 10 साल में 8.5 साल तक जेल के बाहर अस्पताल में एकदम घरेलू ज़िंदगी, जहाँ आपके मेहमान आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आप सबसे मिल रहे हो, जो मन रहा है आप वो खा पी रहे हैं, आप जो कपड़ा पहनना चाहें आप वो भी पहन रहे हैं। तो क्योंकि अस्पताल में आप कैदी के ड्रेस में तो घूमेंगे नहीं, तो मतलब हर वो चीज़ मुहैया आपको जो एक आज़ाद इंसान को होती है। तो फिर ये कैसी सज़ा, और वो भी एक 7 साल की गर्भवती महिला के कत्ल का इल्ज़ाम हो जिन लोगों पर, ये उनके साथ है, और फिर ऐसे लोगों को वक्त से पहले रिहा कर दिया जाता है। तब सोचिएगा कि कानून वाकई सबके लिए बराबर है, ये कमज़ोरों के अलग, ताकतवर के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। पूरी कहानी आपके सामने रख दी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अलीना अहमद का बर्थडे है। अलीना हमारे छोटा शकील, माफ़ कीजिएगा शकील अहमद, हमारे कैमरामैन है, गलती से उनका नाम हम लोगों ने सभी ने छोटा शकील रख रखा है। तो छोटू हैं वो, थोड़े पर प्यारे इंसान हैं। इनकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है, ख़ासतौर पर मटर पुलाव। तो मैंने इनका नाम जो है मोबाइल में मटर पुलाव के नाम पे सेव कर रखा है। तो इनकी छोटी सी बेटिया है अलीना, तो हैप्पी बर्थडे अलीना, हमेशा खुश रहो, अच्छी रहो। इसके अलावा लतिका राठौर, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे लतिका। और ये मनोज राठौर जी की बिटिया हैं, तो खुश रहो लतिका। तो कन्हैया का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे कन्हैया।
और बल्कि कल था संडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और सावन वर्मा ने भेजा है। वीर यादव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वीर। और ये गौरव जी, वंदना जी और मोहित ने भेजा है। साथ ही हार्दिक पुनिया का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक। और सिकंदर पुनिया ने भेजा है। इसके अलावा राकेश वर्मा इंदौर से हैं। कोई बात नहीं राकेश जी, इन्होंने लिखा कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन मेरी ऊपर से वाले से यही दुआ है राकेश जी, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएं, फिट हो जाएं, ठीक हो जाएं, और ऊपर वाला ज़रूर आपको अच्छा करेगा। और पक्का मैं स्पेशली आपसे मिलने इंदौर आऊँगा, ये मेरा वादा है। जगदीश सोनावने, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अमित कुमार, साथी जुबैर शेख, इन्होंने भी कुछ कहा है। अंकुर यादव, थैंक यू सो मच आपका। जेसी एंड रोहित, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। इसके अलावा निकेत अग्रवाल, थैंक यू सो मच। मयूर थोले, इन्होंने कहा आप चांद की कहानी बहुत हो गई, ज़मीन पर आ जाइए सुन भाई। तो लीजिए मयूर साहब, आज ज़मीन पर आ गया मैं। साथ ही निशांत भगत, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की फरमाइश की है। प्रकाश कुमार लोहार, इन्होंने कहा आप कहानी अरबी में भी सुनाया कीजिए, ये शायद सऊदी में है। उन्होंने कहा वो भी सऊदियन भी सुनते हैं, पर उनको हिंदी समझ में नहीं आती। तो यार प्रकाश भाई, अब मैं अरबी कहाँ से सीखूँ? थोड़ी बहुत अरबी आती है, लेकिन बातचीत करूँ वो नहीं आती। जैसे अब अल हबीबी, ये तो आप भी समझते होंगे। तो इससे ज़्यादा बोलने के लिए अरबी फिर पूरी सीखनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल काम है। हिमांशु राव, आपने जो सुझाव दिया है हिमांशु भाई, उस पर ज़रूर अमल करूँगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।